नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। दिनांक 15 जून 2023 को बिहार में सभी जिला मुख्यालयों में, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महागठबंधन सरकार में शामिल सभी 6 दलों के द्वारा एक धरना का कार्यक्रम रखा गया है, शांतिपूर्ण धरना का कार्यक्रम। उसमें बहुत से मुद्दों पे विमर्श होंगे, चर्चा होंगी और भारत सरकार को मेमोरेंडम दिए जाएंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए अनुरोध करता हूं महागठबंधन में शामिल सभी दलों से, और विशेषकर जो मुख्य दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, जो सामाजिक न्याय से जुड़ी रही हैं, और वामपंथी मोर्चे के दल जो हमेशा से गरीबों, वंचितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, कि इन सभी मुद्दों को विमर्श में रखा जाए और भारत सरकार को जो मेमोरेंडम दिए जाएं उनमें इन विषयों को भी शामिल किया जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ष 1931 में सभी जातियों की गणना हुई, चूँकि उसके पहले भी होती रही थी, लेकिन 1931 के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तो गणना हो रही है, अभी भी सभी धर्मावलंबियों की गणना हो रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग और उच्च जाति के लोगों की गणना नहीं की जा रही है, जिसके कारण पूरे देश में हमेशा से एक विवाद की स्थिति रही है। चूँकि शिक्षण संस्थाएं हों या सरकारी नौकरियां हों, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के मामले में जो कमी है, चाहे वो एससी हों, एसटी हों, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको वाजिब हक मिल नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित कराया, सभी दलों की सहमति थी, भारत सरकार के समक्ष प्रतिनिधिमंडल गया, अपनी बातें रखी गई कि जातियों की गणना की जाए, लेकिन भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। संसद में ये जरूर कहा गया कि जो राज्य सरकार अपने स्तर पे, अपने खर्च पर कराना चाहती है वो करा सकती है। बिहार सरकार ने जो श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको प्रारंभ किया, उसके लिए अलग से राशि आवंटित की गई। फर्स्ट फेज जो मकानों का सर्वे होना था, उसमें भी कुछ तत्वों ने इस सर्वे को रोकने का प्रयास किया, लेकिन संयोग से वो नहीं रुका। लेकिन सेकेंड फेज जब 15 अप्रैल से शुरू हुआ और 15 मई को समाप्त होना था, 80% काम हो चुका था, जिसमें 17 कॉलम थे, नाम, पिता का नाम, घर की स्थिति, ज़मीन की स्थिति, नौकरी की स्थिति वगैरह वगैरह। ऐसे उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो गोपनीय। आधार कार्ड हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के तो आज भी संसद में हो रहे हैं, सभी सूचनाएँ हैं, तो और RTI है, कोई भी ऐसी गोपनीय चीज़ नहीं थी। लेकिन जो तथ्य जिनके मन में यह था कि किसी भी तरह से इस सर्वे को नहीं होने देना है, क्योंकि सच्चाइयाँ अगर जनता के सामने आएंगी तो जो उच्च वर्ग के लोग जो काफ़ी लाभान्वित हैं आज भी, चाहे सरकारी क्षेत्र हों, नौकरियों के या शिक्षण संस्थाओं के, उनकी पोल खुल जाएगी तो मांग होने लगेगी कि जिनकी संख्या जितनी भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। इसी को रोकने का प्रयास किया गया। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो लोग रिट करने वाले लोग हैं, उनके संबंध में बिहार जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं श्री नीरज कुमार जी ने ये बात बतलाई कि उसमें ज़्यादातर पिटिशनर्स ऐसे हैं जो सिंपैथाइजर हैं RSS के और बीजेपी के। और अंततः 4 मई को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। 3 जुलाई को इसकी फिर अगली सुनवाई है, आगे क्या होता है। इसलिए यह मांग निश्चित तौर पर की जानी चाहिए कि जो 2021 की जनगणना अभी लंबित है, उसमें सभी जातियों की गणना की जाए, चूँकि पूरे देश में इसकी मांग हो रही है। दूसरा इशू जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ तक डाटा का सवाल है, तो जब EWS आरक्षण लागू हुआ 2019 में, तो न तो भारत सरकार को किसी डाटा की ज़रूरत थी, किसी आयोग की ज़रूरत थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं मांगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी न तो डाटा मांगा, न रिप्रेजेंटेशन की जानकारी मांगी। फिर भी जो बहुसंख्यक आबादी है सामाजिक न्याय की, SC ST OBC की, उन लोगों ने इसे स्वीकार किया। पूरे देश में कहीं भी
कोई विरोध नहीं किया गया। लोगों के मन में ये बात जरूर रही होगी कि कल को जब जातियों की गणना होगी, रिप्रेजेंटेशन की जानकारी होगी, तो निश्चित तौर पर ये जो 50% सीलिंग, जो 10% EWS आरक्षण देने के बाद हुआ है, तो 50% सीलिंग का कोई मतलब नहीं है। तो SC ST OBC को अपनी जनसंख्या और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर 50% की सीलिंग का सवाल किसी कोर्ट में नहीं उठेगा। लेकिन जब ग्रामीण निकाय और शहरी निकायों में आरक्षण का सवाल पैदा हुआ, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में, तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आयोग की ज़रूरत है, एम्पिरिकल डाटा की ज़रूरत है। और अंततः बहुत बाधा के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए। अभी भी मैं समझता हूँ कि झारखंड में चुनाव नहीं हुई। जब सीलिंग की समाप्ति की बात हुई EWS के साथ कि सीलिंग समाप्त हो गया, तो झारखंड ने भी अपने यहाँ के आरक्षण प्रतिशत को 76 या 77% पर कर दिया। और इसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी 76-77% किया, जिसमें OBC का 27% आरक्षण है। लेकिन या महामहिम राज्यपाल के स्तर पे रुक गया या ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्तर पे रुक गया। इस इशू को भी इन आंदोलन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और भारत सरकार के मेमोरेंडम में इसे दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि भारत सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान निजी क्षेत्रों को सौंपे जा रहे हैं। और जैसे जैसे निजी क्षेत्रों में ये सौंपे जा रहे हैं, तो आरक्षण का दायरा SC ST और OBC का घटता चला जा रहा है। इसलिए भारत सरकार से ये निश्चित तौर पर डिमांड किया जाना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी SC ST और OBC का आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे रेल, हवाई जहाज, सार्वजनिक बैंक और बीमा, चूँकि वो जनता से जुड़े हुए संस्थान हैं, इनके निजीकरण करने की कोई भी कवायद नहीं होनी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। और जिनका निजीकरण कर दिया गया है, उन्हें भी सरकारी क्षेत्र में जनता के हित में लाया जाना चाहिए। जहाँ तक केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों का सवाल है, वाइस चांसलर जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उसमें यह देखा गया है कि 2022 में भारत सरकार ने जवाब दिया है पार्लियामेंट में कि 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के एक और अन्य पिछड़ा वर्ग के सिर्फ 7 वाइस चांसलर्स हैं। यही कमोबेश स्थिति पूरे देश में है। 10% से ज़्यादा वाइस चांसलर्स SC ST और OBC के नहीं हैं। इसके संबंध में भारत सरकार को मेमोरेंडम दिया जाना चाहिए कि आखिर इनके लोग वाइस चांसलर्स के पदों पर क्यों नहीं नियुक्त हो रहे हैं। जहाँ तक एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में प्रमोशन का सवाल है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का सवाल हो या देश के हर राज्य में जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसमें जो प्रोन्नति होती है, उसमें नॉट फाउंड सुइटेबल एनफेस लगाकर लोगों SC ST और OBC के प्रमोशन को रोका जाता है। उसमें कारण तक नहीं बतलाया जाता कि नॉट फाउंड सुइटेबल वो हैं कैसे। तो आखिर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर क्यों नहीं होंगे लोग। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि IIT में जो फैकल्टीज़ हैं, उसमें 8,856, उसमें जनरल कैटेगरी के 4,876, SC 149, ST 21 और OBC 329 हैं। ये 9% होता है। इसी तरह IIM जैसे प्रमुख संस्थान में SC ST OBC फैकल्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 6% है। कुल फैकल्टीज जो 784 हैं, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट 8, शेड्यूल्ड ट्राइब 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के सिर्फ 27 फैकल्टी मेंबर्स हैं। ये स्थिति कब तक रहेगी? इस जो भी भारत सरकार को मेमोरेंडम जाए, इसमें इसे भी जोड़ा जाना चाहिए कि जो भी IIT हैं, IIM है, कमोबेश स्थिति एम्स में भी है, इनमें भी रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC के फैकल्टीज़ बढ़ाने की सारी कवायद की जाए और साथ ही जो नॉट फाउंड सूटेबल करके रोका जा रहा है प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में, इस प्रक्रिया को बंद किया जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, जब पहले जनसंघ थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, ऊपर से कुछ कहती हो, अंदर खाने यही बात रहती है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने वर्ष 1978 में बिहार में अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था,
तो पूरे बिहार में आंदोलन हुआ। यही नहीं, पूरे देश में भी इसका विरोध किया गया कि इसे रोका जाए, लेकिन कर्पूरी जी ने समझौता नहीं किया। भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा मंडल आयोग बैठाने के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए, और अन्य राज्य सरकारों ने तमिलनाडु को छोड़कर सभी जगह, चूँकि तमिलनाडु में पहले से आरक्षण था, सभी राज्य सरकारों ने आयोग का गठन किया और अनुशंसाओं को प्राप्त कर राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिए गए। और मंडल आयोग की अनुशंसा को श्री वीपी सिंह जी की सरकार ने 90 में लागू किया, लेकिन कोर्ट में जाकर रुक गया, पूरे देश में हंगामा हुआ और अंततः 1993 में इसे लागू किया गया। इस बात को भी चर्चा में लाया जाए। भारत सरकार के मेमोरेंडम में यह भी दिया जाना चाहिए कि सामाजिक न्याय के जो पुरोधा हैं, पेरियार रामासामी नायकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर और मान्यवर कांसीराम जैसे लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय के लोगों को लगे कि हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय के लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामासामी नायकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, इन लोगों की जीवनी, इन लोगों के विचारों को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि देश की बहुसंख्यक आबादी इन महापुरुषों के योगदान को जान सके। भारत सरकार से यह भी मांग की जानी चाहिए कि गरीबों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, कम खर्च वाली शिक्षा की व्यवस्था हो, गरीबों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हो या कम खर्च पर इलाज की व्यवस्था हो। हाल के दिनों में राजस्थान सरकार ने इस मामले में एक अच्छी पहल की है। महंगाई पर काबू किया जाए जनता के हित में, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उन्हें वापस लिया जाए। किसानों के हित में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को नियम के रूप में लागू किया जाए पूरे देश के स्तर पर। महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाए। अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि जो महिला पहलवान महीनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो इसके पहले हाथरस उन्नाव जैसी घटनाएं हुई, उसमें क्या हुआ। महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए। लखीमपुर घटना जिस तरह से हुई, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और दोषियों को सजा मिले। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद सोशल जस्टिस को जगाने के लिए जो संघर्ष किया, उनके जो महत्वपूर्ण भाषणों के अंश हैं, निश्चित तौर पर कार्यक्रमों में उन अंशों को सुनाया जाना चाहिए, लोगों की जानकारी के लिए, लोगों की जागृति के लिए। साथ ही जो ट्रेनिंग दी जाए सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई पार्टियाँ, उनमें सामाजिक न्याय से जुड़े जितने भी पुरोधा हैं, उनकी जीवनी और उनके विचारों से कार्यकर्ताओं को लैस कराया जाए। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने सोशल जस्टिस के लिए SC, ST, OBC और साथ ही महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे ग्रामीण निकाय और शहरी निकायों में SC, ST को आबादी के अनुसार आरक्षण और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण, ये पूरे देश में मॉडल लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया, इसे पूरे देश के स्तर पर लागू करने का डिमांड मेमोरेंडम में भारत सरकार के लिए किया जाना चाहिए। महिलाओं को बिहार सरकार ने जो 50% आरक्षण दिया प्राइमरी एजुकेशन में, निकायों में, और 35% गस्टेड और नॉन गस्टेड नौकरियों में, इसे पूरे देश के स्तर पर लागू किया जाना जरूरी है। श्री नीतीश कुमार जी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आबादी के अनुसार जो आरक्षण पहले से था जुडिशियल सर्विस में, लोअर जुडिशियरी और सुपेरियर जुडिशियरी अर्थात सिविल जज और AD है, उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 12% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो 21% आरक्षण दिया, ये सोशल रिवॉल्यूशन है। इसे पूरे देश के स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। साथ ही हाई कोर्ट जजेज और सुप्रीम कोर्ट जजेज में जो कि रिप्रेजेंटेशन नहीं के बराबर है SC, ST, OBC का, इसके लिए मेमोरेंडम में ये डिमांड किया जाना चाहिए भारत सरकार से कि अब वक्त आ गया है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन होना चाहिए और उसके द्वारा ही ये नौकरियां दी जानी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत SC, ST, EBC, BC और महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की है, जैसे UPSC PT पास करने पर 1 लाख रुपए तैयारी के लिए आ गए और BPSC पास करने पर 50,000 रुपये, ये पूरे देश के स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
श्री नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था छात्रावास के लिए की है, छात्रवृत्ति योजना को जिस ढंग से उन्होंने सुव्यवस्थित किया है, ये पूरे देश के स्तर पर लागू होना चाहिए। बिहार सरकार ने कुछ इम्पोर्टेंट संस्थान बनाए, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ज्ञान यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी, इस तरह की व्यवस्था पूरे देश के स्तर पर लागू की जानी चाहिए। इसके साथ ही मेमोरेंडम में जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, निर्वाचन आयोग, इन संस्थाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए, इसके लिए भी मेमोरेंडम दिया जाना चाहिए। और धर्म के नाम पर कुछ वर्षों से जो लगातार राजनीति हो रही है समाज के विभाजित करने की, इस पर रोक लगना चाहिए देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए। इन सभी मुद्दों को निश्चित तौर पर मेमोरेंडम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि अभी जो 23 जून को पटना में बैठक हो रही है विपक्षी दलों की 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, 1 to 1 फाइट तो है ही, ये इसका निर्णय हो, लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने उनमें भी जिन मुद्दों की चर्चा इस वीडियो में की गई है उसके भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यही इस देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर सामाजिक न्याय, जो कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनके विकास के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।